कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह इंटरव्यू एक न्यूज चैनल में एक महिला पत्रकार ने किया है और इसमें कन्हैया कुमार के तेवर इतने अग्रेसिव हैं और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिस पर बवाल मच गया है। बवाल इतना कि कन्हैया कुमार के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लेना पड़ गया है। कन्हैया कुमार के खिलाफ ये कानूनी अड़चन आई है बिहार से। बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रमुख दानिश इकबाल ने पटना के कोतवाली थाना में कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत इसी इंटरव्यू में कन्हैया कुमार के दिए गए एक बयान को लेकर है, जिसमें कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और आरएसएस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत में लिखा गया है कि कन्हैया कुमार की भाषा से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस इंटरव्यू में ऐसा क्या हो गया कि कन्हैया कुमार के खिलाफ कानूनी एक्शन लेना पड़ा। दरअसल इस इंटरव्यू में एक सवाल के दौरान जब महिला पत्रकार ने कन्हैया से पूछा कि आप तो ऐसे संघी बोल रहे हैं जैसे संघी कोई गाली है, तब कन्हैया कुमार ने कहा कि है, गाली है। कन्हैया कुमार ने आरएसएस के मेंबर्स के खिलाफ, यानी जो आरएसएस के जितने भी सदस्य हैं उनको सूचित करते हुए यही कहा है। इंटरव्यू में एक जगह कन्हैया कुमार कहते हैं मोदी जी संघी हैं और जाके शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस। इसके जवाब में महिला पत्रकार कहती है तो आप संघी इस तरह क्यों बोल रहे हैं जैसे कोई गाली हो। इसके बाद तुरंत कन्हैया कुमार कहते हैं है, गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। कन्हैया कुमार के इस लॉजिक को काटते हुए इंटरव्यूअर कहती है मतलब आरएसएस के जो लोग हैं आप उनको गाली दे रहे हैं। कन्हैया कुमार कहते हैं आतंकवादी। यानी कन्हैया कुमार इस इंटरव्यू में ये नहीं कहते कि उनका ये शब्द आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि जिन्होंने गांधी को गोली मारी है वो सब आतंकवादी हैं। और इस दौरान इस पूरे इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि संघी शब्द गाली है। इसमें कोई शक नहीं कि कन्हैया कुमार एक शानदार वक्ता है, अच्छा बोलते हैं और ठेठ बिहारी अंदाज को जो पसंद करते हैं उनको कन्हैया कुमार और ज्यादा अच्छे लगते हैं। देसी में अपने स्टाइल से अपनी आक्रामक राजनीति वो करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में कन्हैया ने कई बार आपा खोया। इसी इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने महिला पत्रकार से कहा कि क्या अडानी आपके रिश्तेदार लगते हैं। ऐसा कन्हैया कुमार ने तब कहा जब अडानी पर कुछ सवाल किए जा रहे थे। तो कन्हैया कुमार, क्या आप ऐसा किसी महिला पत्रकार से कैसे बोल सकते हैं कि क्या अडानी आपके रिश्तेदार लगते हैं। कन्हैया कुमार के साथ असली दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। जब उन्हें कोई सवालों में उलझाता, जो कि बहुत आसान है, आप भारत के किसी भी नेता को अगर आप थोड़ी सी भी स्टडी करके जाइए सवालों में उलझा सकते हैं, उसको फंसा सकते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको सवालों में फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी नेताओं के साथ, सभी पार्टियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसे अतीत होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पार्टी का स्टैंड, पार्टी का अतीत, पार्टी के नेताओं की सोच कटघरे में खड़ा करती है पार्टी को। तो ऐसे में कन्हैया कुमार को जब कुछ सवाल परेशान करते हैं तब वो ये कहने लगते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझाइए कन्हैया कुमार, करण थापर जो कि एक शानदार इंटरव्यू लेते हैं, उनकी शैली को कई लोग कॉपी करते हैं और डेविल्स एडवोकेट उनका कितना हिट था, करण थापर भी तो यही काम करते थे। अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू उसके स्वर में, उसकी भाषा में तो नहीं होगा। इंटरव्यू होगा, जैसे मैं कांग्रेस के किसी नेता का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता की तरह सवाल पूछूंगा, और अगर कोई मैं बीजेपी के नेता का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरह सवाल पूछूंगा। क्यों? क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि कौन कितने पानी में है, मैं एक पत्रकार के तौर पर और सामने वाला एक नेता के तौर पर। ये किसी भी इंटरव्यू का बेसिक है कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल सवाल पूछे जाएं ताकि सामने वाला असहज हो। और कन्हैया कुमार इतने शानदार वक्ता होने के बावजूद कई मोमेंट पे असहज हुए, अपना टेम्पर लूज किया है और कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अब मैं यहाँ कन्हैया कुमार से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे कौन है? आप इनको क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक किया, लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक किया। 1978 की यह घटना है और उसके बाद शर्त रखी कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कर दो। अब उसके बाद क्या होता है? 1980 में जब इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की वापसी होती है सत्ता में, तो उसके बाद इन दोनों को टिकट दे दिया जाता है। सालों तक ये दोनों विधायक रहते हैं। सोचिए, प्लेन हाईजैकिंग का इनाम इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने कैसे दिया? उन्हें विधायकी का टिकट देके, और उसमें से एक जनाब तो सलेमपुर से लगातार टिकट पाते रहे सांसदी का और कभी नहीं जीत पाए। विधायक रहे लेकिन सांसदी नहीं जीत पाए। इमरजेंसी के बाद जब देश में 1977 के चुनाव हुए, जनता पार्टी सत्ता में आई, तब भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हुआ था। जनता पार्टी पर दबाव था कि इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को सबक सिखाया जाए। तब इंदिरा गांधी मारुति केस में बुरी तरह फंस गई थी, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि संसद सत्र समाप्त होने तक इंदिरा गांधी को जेल भेजा जाएगा और उनकी लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त किया जाएगा।
कुछ ही दिनों में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया और इसी बीच दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गजब कर दिया। तारीख थी 20 दिसंबर 1978। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC410 को हाईजैक कर लिया गया। इन दो हाईजैकर्स ने इंदिरा गांधी की बिना शर्त रिहाई की मांग की। ये हाईजैकर्स थे 27 साल के भोलानाथ पांडे और 28 साल के देवेंद्र पांडे। हाईजैकर्स प्लेन को नेपाल ले जाना चाहते थे, फिर उन्होंने बांग्लादेश ले जाने को कहा, लेकिन पायलट ने कहा तेल नहीं है, जिसके बाद प्लेन को वाराणसी में लैंड कराया गया। इस बीच हाईजैकर्स ने उत्तर प्रदेश के सीएम राम नरेश यादव से बात करने की मांग की। हाईजैकर्स ने सीएम के सामने 4 मांग रखी। जैसे ही इनमें से एक हाईजैकर ने अपना परिचय दिया, आनंद फानन में उनके पिता को ढूंढा गया और बेटे से वायरलेस पर बात करवाई गई। पिता से बात करने के बाद हाईजैकर्स पुलिस के साथ प्लेन से बाहर आ गए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस चौंक गई, क्योंकि हाईजैकर्स के पास कोई रियल वेपन नहीं थे। उन्होंने क्रिकेट की बॉल और बच्चों की खिलौने वाली पिस्टल से प्लेन हाईजैकिंग को अंजाम दे दिया था। इस घटना के 2 साल भी नहीं हुए थे कि इंदिरा गांधी सत्ता में आई और दोनों को विधायकी का टिकट दे दिया। दोनों जीतकर विधानसभा पहुंच गए। अब मेरा दूसरा सवाल कन्हैया कुमार से। आपने इसी इंटरव्यू में कहा है कि 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस हिंदुओं के लिए क्या कर रही थी। आरएसएस 1925 में बनी थी। एक संगठन बनते ही हिंदुओं के लिए काम करने लगे, वो भी आजादी के भंवर के बीच, सांप्रदायिकता के भंवर के बीच। तो इस क्वेश्चन, ये सवाल पूछने के लिए मैं तो जिसने सवाल पूछा उसके विवेक पे ही जाता हूं। मेरा सवाल कन्हैया कुमार से ये है, आप बताइए, आजादी के बाद 1962 की लड़ाई जब भारत और चीन के बीच हुई, तो आप कांग्रेस से पहले जिस पार्टी में थे, वो पार्टी क्या कर रही थी? अगर कोई राजनेता बौद्धिक रूप से दक्ष है तो वो कभी किसी इंटरव्यूअर को ये नहीं कह सकता कि आप पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछा तो सवाल ही जा रहा है, आप जवाब दीजिए, आप काउंटर करिए। लेकिन इस तरह की चीजें हमने कई बार देखा है कि एक बार एक आज तक की जर्नलिस्ट थी, उनको राहुल गांधी ने बोल दिया था कि आप यहाँ बीजेपी लिखवा लीजिए अपनी टी शर्ट पे। उसके बाद उस महिला को बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने जयराम रमेश को कहा था कि देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। और जब इस तरह आपका लीडर ही इस तरह का कहे कि आप तो बीजेपी के सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी पंक्ति के नेता होते हैं वो भी अपने लीडर को ही फॉलो करेंगे और इस तरह के बयान देंगे। ये बयान शर्मनाक था। कन्हैया कुमार जो कि ओजस्वी वक्ता हैं, यूथ के बीच बड़े पॉपुलर हैं, बिहार में मेहनत भी कर रहे हैं, उनका जो ये इंटरव्यू हुई, ये उनके फैंस को ही पसंद आया होगा। अगर आप तटस्थ होकर देखेंगे तो कई जगह कन्हैया कुमार ने टेम्पर लूज किया है, कई जगह उन्होंने वो थोड़े से बिगड़ैल भी उनका स्वभाव झलका है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये देसी अंदाज है, लेकिन कन्हैया कुमार ने जो टिप्पणी की है, आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को बोला, ये कहा कि संघी होना गाली है, वो आतंकवादी हैं। अब मेरे ख्याल से कन्हैया कुमार थोड़ा अतिरेक में चले गए। अब इसका एहसास उन्हें हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कम से कम वो ये जान लें कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन क्यों हुआ और चीन को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां क्या थी। 1962 की लड़ाई जब भारत अपनी अस्मिता की जंग लड़ रहा था, केंद्र से भी कुछ घटिया और खराब फैसले लिए जा रहे थे 1962 में, तब कम्युनिस्ट पार्टी क्या भारत की सेना के साथ खड़ी थी? ये मेरा सवाल है जिसके जवाब का मुझे इंतजार है।